नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र तहरीर महवी सिद्दीक किस्त नंबर 24। जैनी उठे जैनी प्लीज़। फातिमा अपनी भीगी आंखों समेत कभी जैनी के बेहोश वजूद को हिलाकर इसे होश में लाने की सही करती और कभी खुद से दूर जाते उस शख्स को देखती जिसकी अंधाधुंध फायरिंग ने जैनी को इस कदर लहूलुहान कर दिया था। इससे पहले कि फातिमा इसे कुछ कहती, वो अपना रुख मोड़े ईमान फातिमा पर एक ज़ाहिर खुद निगाह डालता फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हो गया। जैनी शिफा भी फ़ोन डिस्कनेक्ट होते देख जैनी की तरफ बढ़ी और फिर आंसुओं समेत रोते हुए अपने कपकपाते हाथों से इसकी चोट पर दुपट्टा बांधने लगी ताकि ज़्यादा खून ज़ाया ना हो। फायरिंग की थरथराहट की वजह से आसपास खौफ व हरास का सा समा बन गया। लोग बेहिसी का मुजाहरा करते हुए अपने अपनी फैमिलीज़ को बचाकर वहाँ से ले गए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के डर से किसी ने इनकी खैरियत तक दरियाफ्त न की, जबकि वो तीनों लड़कियां समुंदर के किनारे रोते हुए जैनी के निढाल वजूद को ही संभालने की कोशिश कर रही थी। शिफा ने एम्बुलेंस को फ़ोन तो किया मगर वो अभी तक पहुंच ना सकी। तभी एक तेज़ रफ्तार कार एक झटके से वहां आन खड़ी हुई। गाड़ी से निकलता वजूद दूर से ही जैनी को ज़मीन पर बेसुध हालत में पानी में गिरे देख चुका था। ज़ैनब अजलान लंबे लंबे ढक भरता इनके पास पहुंचा और फिर फ़ौरन नीचे झुककर किसी कीमती मुता की तरह जैनी को अपने मजबूत बाजुओं में भरता कार की जानब बढ़ गया। भाभी ज़ैनब के पास आए जल्दी। शिफा को हिरासगी के आलम में वहीं खड़े पाकर अजलान ने इनको तेज़ लहजे में मुहातब किया। वो दोनों बमुश्किल खुद को संभालते जैनी को अपना सहारा फराहम करती इसके साथ ही जुड़कर बैठ चुकी थीं। अजलान ने इनको बैक सीट पर बिठाया और फिर अपनी मुंतशिर धड़कनों समेत जल्दी से आगे बढ़ते ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। बैक व्यू मिरर से जैनी को इस हालत में देखना इसके लिए जान का वबाल साबित हो रहा था। कनपट्टियों से खून टप टप बहता जैनी के चेहरे को पूरी तरह लहूलुहान कर चुका था। खून की बूंदें कतरा कतरा बनकर गिरती सर के बालों तक रिस चुकी थी। अजलान को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर जैनी को गोली लगी तो लगी कहाँ है, क्योंकि इसे तो इस वक्त जैनी का सारा वजूद ही खून से भरा हुआ लग रहा था। तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो लोग रैश ड्राइविंग करते एक करीबी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। चूँकि डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए नक्सद तैयार रहने का फ़ोन अजलान पहले ही कर चुका था, इसलिए जैसे वो लोग दाखिल हुए जैनी को स्ट्रेचर पर डालकर डॉक्टर्स की एक टीम फ़ौरन आईसीयू में चली गई। वो अपने पर्सनल डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर के अंदर बमुश्किल ही भेज पाया, वरना जैनी की सेहत को लेकर इसकी इंस्ट्रक्शंस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शिफा भी इस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर चुकी थी, इसलिए वो भी जैनी के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई, जबकि फातिमा वहीं एक साइड पर खड़ी बेआवाज़ आंसू बहाने में मसरूफ़ हो गई। अजलान परेशान तासरात समेत अपने बालों में हाथ फेरता मुसलसल इधर से उधर टहल रहा था। इसे इस वक्त कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। थोड़े थोड़े वक्फे से अफ़ान, अयान, जमान और इशफाक समेत सभी इसी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अजलान कुछ नहीं होगा ज़ैनब को, यू जस्ट रिलैक्स प्लीज़। अफ़ान ने यहाँ आते ही अजलान को अपने साथ लगाकर पूर्णम आँखों समेत तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की, जबकि बाकी सब तो अजलान की ये हालत देखकर तकरीबन आंसुओं समेत रो ही दिए थे। अफ़ान भाई, वो ज़ैनब का इतना खून, गोली। अजलान अफ़ान का सहारा पाते ही बच्चों की तरह सिसक उठा। वो मजबूत साफ का मालक मर्द होने की वजह से रोया तो नहीं था, मगर उसका गला आंसुओं से रंधा हुआ लग रहा था। इसकी आवाज़ पहले की निस्बत काफ़ी भारी और ज़ुकामज़दा सी महसूस हो रही थी। गोली का लफ्ज़ सुनते ही फातिमा डहने के अंदाज में वही ज़मीन पर बैठकर अपने मुंह पर हाथ रखती हिचकियों समेत रो दी। इसे इस वक्त अपने हिजाब तक का होश नहीं रहा था। इसे दिखाई दे रहा था तो सिर्फ जैनी का खून से लथपथ वजूद, और सुनाई दे रही थी तो सिर्फ उसकी मदम पड़ती धड़कनों की आवाज़, बाकी और कुछ नहीं। आज मेरी वजह से जैनी के साथ ये सब। फातिमा बिलक बिलक कर रोते हुए आज अपना ज़ब्त सबके सामने बुरी तरह खो चुकी थी। दूर खड़ा अफ़ान ईमान फातिमा की इस हालत पर शशोपंज में मुब्तला हो चुका था। इसे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर इस फायरिंग वाले हादसे से इस लड़की का क्या ताल्लुक, जो ये रोते हुए मुसलसल खुद को ही कसूरवार ठहरा रही है। ईमान आप ही, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, आप प्लीज़ परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। भाभी को इस वक्त हमारी दुआओं की अशद ज़रूरत है, आप प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। अयान ने पहली बार ईमान को इस कदर बिखरी शिकस्ता हालत में देखा तो इसके सर पर हाथ रखते, थोड़ा नीचे झुककर इसको अपने एक बाजू का सहारा देते बाकायदा ज़मीन से उठा दिया। फातिमा ने अपनी हथेलियों से चेहरे को रगड़कर बेदर्दी से साफ़ किया और फिर अपने सर पर दुपट्टे को अच्छे से लपेटे पास मौजूद बेंच पर जाकर एक कॉर्नर में दुबक कर बैठ गई। अजलान प्लीज़ रिलैक्स कर यार, भाभी को कुछ नहीं होगा। फातिमा को वहाँ बिठाकर अयान अब अजलान के पास आया, जो इस वक्त टिकटिकी बांधे आईसीयू के दरवाजे के बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ था। अयान ने इसके शाने पर हाथ रखकर इसे नरम लहजे में तसल्ली दी, क्योंकि वो इसकी आंखों में उतरती सुर्खी की लकीरें देखकर अभी से ही परेशान हो चुका था।
मैं अभी आता हूँ। इसकी बात का जवाब दिए बिना ही अजलान ने शिकस्ता लहजे में गोया होते हॉस्पिटल के अंदर मौजूद प्रेयर रूम की जानब बढ़ गया। इशफाक और जमान भी परेशान तासरात समेत नजरें झुकाए इधर कॉरिडोर में ही कुछ फासले पर खड़े थे। अयान अब अफान को अपने साथ लिए ऑपरेशन थिएटर के सामने मौजूद बेंच पर आकर बैठ गया। दिल ही दिल में वो सब लोग इस वक्त सिर्फ जैनी की सेहत के लिए ही दुआगो थे। कुछ ही देर बाद अफान की निगाह अचानक थोड़ी दूर फासले पर बैठी फातिमा की तरफ उठ गई, जो अभी तक बेआवाज़ आंसू बहाने में ही मशगूल थी। अफान ने बमुश्किल गहरा सांस भरते अपनी निगाहों का जाविया बदलकर फिर से आईसीयू के बंद दरवाजे की जानब ही मोड़ लिया था। शहबाज अजहर संजीदगी से भरपूर तासरात समेत बेड पर आकर गिरने के अंदाज में बैठ गया। इसके जहन के पर्दे पर फिर से अपने कारनामे की यादें अक्स बनकर लहराने लगी। कुछ सोचते हुए इसने झट से अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला और फिर कॉल लिस्ट में मौजूद एक नंबर पर आकर ग्रीन का बटन दबा दिया। फ़ोन की रिंगिंग टून बज रही थी। एक एक बेल के साथ साथ इसके चेहरे के उतार चढ़ाव में मुसलसल इजाफा हो रहा था। तभी फ़ोन के स्पीकर से कबीर पाशा की बारोब मगर पुरअतमाद आवाज़ सुनाई दी। क्या खबर है शहबाज? अगर कल की तरह आज भी कोई बुरी खबर सुनाई तो? कबीर पाशा ने पूरी बात सुने बिना ही अपनी अंगी शहादत उठाए सख्त लहजे में वार्निंग देना शुरू कर दिया। इसके लबो लहजे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कराची में बैठा शख्स अभी इस वक्त इसके सामने मौजूद है। कबीर पाशा को कल की बुरी खबर की वजह से अभी तक शदीद तप चढ़ी हुई थी। पाशा भाई सुन तो ले पहले, आज तो मैं अपना दरीना काम पूरा भी कर चुका हूँ। शहबाज के नीम मुस्कुराते लहजे में इस वक्त फ़ख्र का अंसर गालिब था। चेहरे पर ज़ैक़ मुस्कुराहट रक्स करती महसूस हुई। मतलब? कबीर पाशा को अपनी इस बातों पर यकीन न आया, इसलिए दोबारा वजाहत तलब की। पाशा भाई कब से हम उस लड़की के पीछे लगे हुए थे, आज जाकर हाथ आई तो मैंने वहीं आओ देखा न था साहिल समुंदर पर ही इस पर गोलियों की बौछार कर दी। मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़की अब जिंदा भी बच पाएगी। शहबाज ने गहरा सांस भरते सारी हकीकत पाशा के गोश गुजार कर दी। वाह 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 बाजे, आज तो खुश कर दिया तुमने। अगर तुम आज भी कोई बुरी खबर सच बता रहे हो, मेरे हाथों बिला वजह किसी की मौत हो जानी थी। शहबाज के इस कारनामे पर कबीर पाशा ने सुकून का गहरा सांस लिया, वरना वो काफ़ी दिनों से खुद को सूली पर ही लटका हुआ महसूस कर रहा था। पाशा भाई मैंने तो पहले भी आपसे कहा था हमारा प्लान रेडी है, मगर कल वो तुफैल वाला मसला हो गया, वरना तो मैंने कल ही उस लड़की को ऊपर पहुंचा देना था। शहबाज को फिर से अपना जिगरी यार याद आ गया, जिसे कल रात कोई नकाब पोश उनके फ्लैट से ही बेहोश करने के बाद अगवा करके अपने साथ ही ले गया था। शहबाज अपने इस प्लान की खातिर एक दिन के लिए किसी और जगह रुका हुआ था, मगर वो ये नहीं जानता था कि कल से बिछड़े पता नहीं कब मिलेंगे या फिर मिलेंगे भी या नहीं। तुफैल जैसे हसमुख बंदे को याद करते हुए शहबाज की आंखें बेसाख्ता नमकीन पानियों से भर गईं। कुछ पता चला उस नकाबपोश का? कौन था वो और तुफैल को कहाँ लेकर गया? कबीर पाशा को अब इस नकाबपोश की वजह से तजस्सुस हो रहा था। आखिर तुफैल जैसे बेवकूफ़ बंदे से किसी को क्या काम हो सकता है भला, जो इसे फ्लैट से ही अगवा करके अपने साथ ले गया। पाशा भाई मैंने अपने इस फ्लैट में एक छोटा सा कैमरा नस्ब कर दिया था, उसकी फुटेज में बस यही पता चल सका है कि एक आदमी नकाब पहने अंदर घुसा, फिर सोए हुए तुफैल को एक इंजेक्शन लगाकर इसको उठाते पिछले दरवाजे से बाहर चला गया। मैंने आसपास सबसे पूछा, मगर किसी को कुछ खबर नहीं। जाने इसको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। शहबाज ने कैमरे की वीडियो में जो देखा पाशा को डिटेल से बता दिया। ये सब सुनकर पाशा कुछ देर के लिए अपनी पेशानी धीरे से मसलता रहा, फिर अचानक इसके जहन में एक कुंदा आन लपका। क्या तुमने उसे आज के प्लान के बारे में कुछ बताया था? फ़ोन के स्पीकर से कबीर पाशा की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। नहीं पाशा भाई, वो तो फैल तो कितनी मरतबा पूछ चुका था, मगर आपने मना कर दिया, इसलिए मैंने इसे बताया ही नहीं। मैंने सोचा था बाद में बता दूंगा। तो फैल आज के प्लान से ही अक्सर अनजान था। शाबाश, ये काम तुमने कमाल का किया। वो तो फैल को भले जितने दिन मर्जी अपनी कस्टडी में रख ले, इससे कुछ भी उगलवा नहीं पाएंगे। वो इस बेचारे को टॉर्चर करते रहेंगे ताकि किसी तरह सच उगल दे, मगर ये तो वो भी नहीं जानते कि उस बेचारे को तो इस बात का इल्म ही नहीं है, वो कैसे बताएगा। हाँ हाँ, कबीर पाशा दूर की कौड़ी सोच रहा था। तुफैल के अगवा के बारे में सोचते हुए इसे थोड़ी घबराहट हो रही थी, क्योंकि इसने ये प्लान नासिर मलिक से बिना पूछे ही तैयार किया था, ताकि वो हिजाब वाली लड़की आखिरकार डर सहम कर खुद ही अपना आप नासिर मलिक के कदमों में पेश कर दे और इस मसले को हल करके कबीर पाशा नासिर मलिक के दिल में फिर से वही जगह बना ले जो इस वक्त जेडी के कब्ज़े में थी। इसी मकसद को पूरा करने के लिए तो उन्होंने ईमान फातिमा पर अटैक करने की बजाय इसके साथ वाली लड़की को निशाना बनाया, जिसने उस दिन फातिमा को भगाने में मदद की थी। आज इनका हर प्लान कामयाब रहा था। इंतज़ार था तो बस उस नतीजे का जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। ठीक है शहबाज, तू ऐसा कर, पहली फ़्लाइट पकड़ और लाहौर पहुंच। अब तेरा वहाँ रुकना किसी खतरे से खाली नहीं है।
कबीर पाशा ने चंद एक ज़रूरी बातों के बाद इसे कराची छोड़कर जल्द लाहौर आने की ताकीद करते हुए फ़ोन बिल आखिर डिस्कनेक्ट कर ही दिया। शहबाजपुर सोच निगाहों समेत तुफ़ैल और इस नकाबपोश के बारे में सोचने लगा, क्योंकि कबीर पाशा की टॉर्चर वाली बात सुनकर इसका दिल एकदम बुझ सा गया। आखिर को तुफ़ैल और इसका बचपन का साथ था। हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी तुफ़ैल के लिए फ़िक्र मज़ीद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनके चक्कर में इस बेगुनाह पर क्या क्या जुल्म बीतने वाला, इसका अंदाज़ा वो यहीं बैठे ही बखूबी लगा सकता था। कुछ ही देर बाद वो गहरा सांस भरता अपना ज़रूरी सामान एक सूटकेस में बंद करने के बाद ऑनलाइन लाहौर के लिए सिंगल फ़्लाइट बुक करवाने लगा था। सारा बेगम न जाने कितने घंटों से मुसलसल जैनी का फ़ोन ट्राई कर रही थी, मगर उसका फ़ोन अभी तक पावर ऑफ ही शो हो रहा था। जैनी हमेशा अपना फ़ोन चार्ज ही रखती थी, वो कभी ये नौबत ही नहीं आने देती थी कि फ़ोन बंद हो जाए, इसलिए वो परेशान तासरात समेत फ़ोन हाथ में लिए मुस्तरब अंदाज में इधर से उधर टहल रही थी। सारा आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? सो गई होगी इसलिए फ़ोन का पता नहीं चल रहा होगा। इब्राहिम साहब इस वक्त सोफ़े पर बैठे किसी फ़ाइल पर काम कर रहे थे, लेकिन सारा बेगम की परेशानी उनको तवज्जो से अपना काम करने नहीं दे रही थी, इसलिए वो फ़ाइल को बंद करते वहीं बैठे बैठे सारा बेगम को तसल्ली देने लगे। पता नहीं इब्राहिम, जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी जैनी ठीक तो होगी ना? सारा बेगम थक आकर सोफ़े पर बैठती फिर से जैनी का नंबर डायल करने लगी थी। सब ठीक होगा सारा, आप एक फ़ोन ना चलने की वजह से इतनी परेशान हुए जा रही हैं। कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर ज़्यादा दिल घबरा रहा है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इब्राहिम साहब अब सोफ़े से उठकर सारा बेगम के पास आते ही नेरसान से समझाने लगे थे। मुझे कुछ नहीं हुआ इब्राहिम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस अपनी जैनी की फ़िक्र हो रही है, पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। सारा बेगम अपना सर हाथों में थामे हद से ज़्यादा परेशान लग रही थी। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक होगा, आप परेशान ना हो। आप जैनी के लिए दुआ करें, फिर आप खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगी। इब्राहिम साहब ने सारा बेगम के परेशानी के मारे लचते हाथों पर अपना मजबूत हाथ रखकर इन्हें एक पुरसकून तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया था। सारा बेगम जी कहकर इस बात में सर हिलाते फ़ौरन नमाज़ पढ़ने चली गई। या अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा अपने रहमो करम के साए तले ही रखना। इब्राहिम साहब दिल ही दिल में रब से दुआ गो थे और फिर कुछ ही देर बाद वो खुद भी वहाँ से उठते नमाज अदा करने मस्जिद में चले गए। अजलान इस वक्त जायनमाज़ पर बैठा ही नमाज से दुआ मांगने में मसरूफ़ था। इसकी आंखों के सामने खून से लथपथ वजूद और जैनी का आंसुओं से भीगा चेहरा किसी फ्लैशबैक की तरह बार बार लहराता नजर आ रहा था। शिद्दत कुर्ब के बायस बेख्तियार इसकी आंखें नमकीन पानियों से लबालब भर गईं। अजलान अपनी पूर्णम आंखों समेत दुआ के लिए हाथ फैलाए जैनी के बारे में ही सोचे जा रहा था। आज ही के दिन तो इसे एहसास हुआ था कि जो जज्बा कतरा कतरा करके इसके अंदर पनप रहा है वो कोई और नहीं, फ़क्त मोहब्बत ही है। पहले तो वो इस एहसास को कोई नाम ही नहीं दे पाया, मगर कल रात जैनी की आंखों के बहते आंसू इसको खुद की मोहब्बत का एहसास दिला गए थे, जिससे वो अभी तक सिरे से ही अनजान था। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जैनी का खुद से जुदा होना कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि अब तो ना चाहते हुए भी अजलान भी जैनी के वजूद का इस कदर आदी हो गया था कि उसके बगैर जीने का तसव्वुर करना भी इसके लिए एक मुश्किल अमर साबित हो रहा था। पहले जैनी अजलान और इसकी मोहब्बत पाने के लिए हमा वक्त तड़पती रहती थी, लेकिन तब अजलान ने उसकी कदर ना की और आज सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी थी कि वही सुपरस्टार अजलान शाह सजदे में झुकता खुद की सांसों को बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला से जैनी की ज़िंदगी भीख की भीख मांग रहा था। दूर खड़ी किस्मत इस काया पलट पर धीरे से मुस्कुरा रही थी। पहले जैनी अजलान और इसकी मोहब्बत को खुदा से मांगते थकती नहीं थी, मगर आज पहली बार अजलान रब के सामने झुका इसकी सलामती की दुआएं कर रहा था। वो खुदा ही आलमुल गैब है, वही जानता है कौन कब और किसके लिए बेहतर है। एक दरख्त के पत्ते तक के पास खुद के अमल का इख्तियार नहीं है, सब कुछ उसी ज़ाते बारी ताला के हुक्म पर चलता है और बेशक वो बेहतरीन हिकमत वाला है। अजलान ज़मान काफ़ी देर अजलान के सजदे से उठने का वेट करता रहा, मगर वो इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी दुआओं के हिसार में ही जकड़ा रहा। अचानक ज़ुमान के मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन बज उठने पर आसपास कुछ खटका सा हुआ तो अजलान ने अपना झुका सर आहिस्तगी से ऊपर उठा लिया। सामने ज़ुमान खड़ा खुजल भरे अंदाज में हड़बड़ाते हुए मोबाइल का वॉल्यूम कम कर रहा था। अजलान को अजद खामोश पाकर ज़ुमान ने खुद ही बात का आगाज़ किया था। सर, डॉक्टर्स के मुताबिक भाभी का ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हो गया, अभी कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा इंशाअल्लाह। ज़ुमान ने आहिस्तगी से मुस्कुराते अजलान को दोबारा जी उठने की एक नवीद सुनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। अजलान ये खबर सुनते फिर से रब ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा करने लगा, क्योंकि इस रब करीम की ज़ात ने ही इसकी खुलूसे दिल से मांगी हुई दुआ आज कबूल कर ली थी। इसके लिए वो जितना शुक्र अदा करता कम था।
अजलान अपनी खूबसूरत दिलकश मुस्कुराहट समेत धीमी चाल चलते वापस कॉरिडोर में आ गया, जहां अब सब लोग पहले की निस्बत खुश और काफ़ी पुरसकून दिखाई दे रहे थे। देखा अजलान, तुम एवं परेशान हो रहे थे? सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अयान और अफ़ानी से गले मिलते हुए बाकायदा मुबारकबाद दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ मौजूद तमाम नफूस ने ज़ेरे लब यकबस्ता एक ही लफ्ज़ दोहराया था। डॉक्टर्स ने क्या कहा? कब तक होश आएगा उन्हें? अजलान आईसीयू के बंद दरवाजे को एक नज़र देखने के बाद सरसरी अंदाज में गोया हुआ था। शिफा कह रही थी ये तो पेशेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन वो इतना ज़रूर कह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह भाभी अब पूरी तरह खतरे से बाहर है। अयान ने अजलान के शाने पर हाथ रखते नरम लहजे में तसल्ली दी। ओके। अजलान का चेहरा पल भर में ही वही पहले वाली संजीदगी का रूप धार गया। वो उल्टे कदमों वापस मुड़ा और फिर साथ वाले कमरे में चला गया। ज़मान और अयान भी एक एक मिनट के वक्फे के बाद गैर महसूस अंदाज में इसके पीछे पीछे उसी कमरे में चले गए। इशफाक इस वक्त नमाज अदा करने करीबी मस्जिद में गया हुआ था। कॉरिडोर में इस वक्त अफ़ान और फातिमा अपने झुके सर समेत चुप सादे अलग अलग बेंचों पर बैठे हुए थे। फातिमा इस वक्त रो रो कर आधी से भी ज़्यादा निढाल हो चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले इशफाक सबके लिए पानी की बोतल लाया था, मगर तब इस परेशान सूरत हाल में किसी एक ने भी पानी की बोतल को हाथ तक ना लगाया। अब अफ़ान की निगाह अचानक पास मौजूद पानी की बोतल की तरफ उठी तो उसे उठाता पीने के लिए उसका कवर खोलने लगा। एन इसी वक्त इसकी निगाह कुछ ही फासले पर मौजूद बेंच की तरफ उठ गई, जहाँ ईमान फातिमा हनूज अपना सर हाथों में थामे मुस्तरब अंदाज में ही बैठी हुई थी। इसने गहरा सांस भरते पानी की बोतल पकड़ी और धीमी चाल चलते इस बेंच से 2 कदम फासले पर आकर रुक गया। एक्सक्यूज़ मी, ये पानी पी लें आप। अफ़ान ने अटकते लहजे में मुश्किल अपनी बात मुकम्मल करते बोतल बाकायदा फातिमा की तरफ बढ़ा दी, मगर फातिमा अपने हाथ के पोरों से आंसू साफ करती बिना कुछ कहे फ़ौरन नफ़ी में सर हिला गई। देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ैनब अब खतरे से बाहर है, अभी कुछ ही देर में इन्हें होश भी आ जाएगा। अफ़ान ने अपने मखसूस नरम अंदाज में इसे रसान से समझाते इसकी परेशानी थोड़ी कम करना चाहिए। कैसे ना हूँ परेशान, फातिमा सख्त लहजे में गोया होती तकरीबन फट ही पड़ी। मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। आज मेरी वजह से ही ज़हनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, कभी नहीं। फातिमा तकरीबन हिज़्यानी अंदाज में चीखते हुए बोलती, आखिर में फिर से हिचकियों समेत रोने लगी। आपकी वजह से? अफ़ान ने नासमझ तासरात समेत अब इससे कुछ फासले पर बैठ चुका था। हाँ, मेरी वजह से। वो जिस आदमी ने जैनी पर गोलियां चलाई हैं वो मुझे मारना चाहता था। उसे मुझे ही मारना चाहिए था, मेरी जैनी को नहीं। इस वक्त फातिमा की सूरत हाल बहुत बिखरी हुई और काबिल रहम लग रही थी। अफ़ान ने बेसाख्ता अपनी निगाहें से चुरा ली थी। उस दिन मुझे इन गुंडों से बचाने की सज़ा आज जैनी को इस सूरत में भुगतनी पड़ रही है। ना मैं उस दिन जैनी से मिलती, ना ही आज वो मुझे मारने के बजाय जैनी को मारते। बहुत मनहूस हूँ मैं। जिसकी ज़िंदगी में जाती हूँ उसकी ज़िंदगी को ही खतरे में डाल देती हूँ। फातिमा आज इतने सालों बाद अपना ज़ब्त खोते हुए मसलसल बोले जा रही थी। आज वो दुख की इंतहा को छू चुकी थी। उसे ये सब अपनी गलती लग रहा था, क्योंकि उन गुंडों की दुश्मनी इससे थी, जैनी से नहीं। अफ़ान ज़बत से मुठ्ठियाँ बींचे सुर्ख आंखों समेत इसके दुख से लरजते और बिलखते वजूद को देख रहा था। आज वो पहली बार किसी के सामने इस अंदाज में अपने दिल की हर बात शेयर कर रही थी। अफ़ान को अब यहाँ बैठना एक दुश्वार तरीन अमल लग रहा था, क्योंकि ईमान फातिमा का बिखरा हिचकोले खाता वजूद बार बार इसको अपनी तरफ खींच रहा था। वो ये सब किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए बिना कुछ कहे दोबारा उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। अब इसने दोबारा इस तरफ रुख करने की गलती नहीं दोहराया, क्योंकि इसकी दबी दबी सिसकियाँ फ़ान को अंदर से बुरी तरह हिला कर रख रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इन बंद कुफलों को खोलने की कोशिश में इसके दिल पर किसी भारी हथौड़े से मुसलसल वार करते चला जा रहा, और ये कारी ज़रबे फातिमा को सीधा इसके दिल के अंदर उतारने की कोशिश में जुटी हुई थी। अजलान की परेशानी और गुस्से के बायस गर्दन की रगें तनकर ऊपर को उभर चुकी थी। लब तो गोया आपस में सख्ती से पेवस्त होकर रह गए थे। भींचे जबड़े और बंद मुठ्ठियाँ इसके अंदर पनपते तराफ की वाज़ह अक्कासी करती महसूस हो रही थी। अयान और ज़मान कितनी देर तक इसको उसी पोजीशन में खड़ा चुपचाप देख रहे थे। उसकी ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखैमा साबित हो रही थी। अजलान, इस वक्त तुम्हें कुछ और नहीं सोचना, ओके? प्लीज़ अभी के लिए रिलैक्स होकर बाहर चलो। अयान ने गहरा सांस भरते खुद ही बात का आगाज़ किया था। अयान ने इसके शाने पर हाथ रखते हुए इसके गुस्से को थोड़ा नॉर्मल करना चाहा, क्योंकि वो और ज़मान इसके अंदर के बढ़ते गुस्से के लावे को इसकी आंखों की सुर्खियों के ज़रिए वाज़िया तौर पर महसूस कर सकते थे। रिलैक्स? अयान, तुम मुझे रिलैक्स करने को कह रहे हो? रियली? अजलान अपनी शोला बरसाती निगाहों समेत एक झटके से पीछे मुड़ा। आज उन्होंने मेरी बीवी यानी टाइगर की बीवी पर अटैक करके इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है अयान। अब तुम देखो मैं इन सब के साथ करता क्या हूँ।
अजलान का बढ़ता गुस्सा इस वक्त किसी को भी तहस नहस कर देने के लिए काफ़ी था। मैं जानता हूँ अजलान, लेकिन ये वक्त इन सब बातों को सोचने का नहीं है। अयान ने अजलान के अजहर संजीदा तासरात को देखते हुए नरम लहजे में इसे समझाना चाहा था। अयान, मेरी ज़रा सी लापरवाही ने ज़ैनब की ज़िंदगी को आज किस कदर ख़तरे में डाल दिया, ये सोचते ही मेरा खून खौल रहा है। तुम नहीं समझ सकते मैं इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। अजलान बचपन की आदत के मुताबिक ज़बत के चक्कर में अपने बालों को बार बार हाथ से पीछे कर रहा था।